हेलो एवरीवन। आज के वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द अननोन सिटीजन, जो कि लिखी है W.H. ऑर्डन ने। तो इस पूरी की पूरी वीडियो को हमने कुछ पार्ट्स के अंदर में बांटा है, जैसे कि हम हर वीडियो को कुछ पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमने इस वीडियो को किन किन पार्ट्स के अंदर में बांटा है। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले पढ़ेंगे अबाउट W.H. ऑर्डन, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि ये जो पोइम लिखी गई है द अननोन सिटीजन, वो किस कॉन्टेक्स्ट में लिखी गई है या किस बैकग्राउंड में लिखी गई है। उसके बाद फिर हम देखेंगे इस पूरे पोइम की लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन। अब एक चीज मैं यहाँ पे आपको शुरू में बता देता हूँ कि इस पोइम को हम लाइन टू लाइन पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इस पोइम का स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि अगर मैं आपको लाइन टू लाइन नहीं बताऊंगा तो आपको वो पोइम समझ नहीं आएगी इन द सेंस कि उस पोइम को जब आप पढ़ोगे तो आपको वो पोइम एक बहुत ही सिंपल सी पोइम दिखेगी शुरू में, ठीक है। क्योंकि ना उसके अंदर बहुत सिंपल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया हुआ है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें कही गई हैं, लेकिन जो इस कॉन्टेक्स्ट में वो बातें कही गई हैं, उन कॉन्टेक्स्ट को समझने के लिए हमें हर लाइन को पढ़ना बहुत जरूरी है, उसको समझना बहुत जरूरी है, राइट। तो सबसे पहले हम अबाउट द पोइट पढ़ेंगे, उसके बाद उसका कॉन्टेक्स्ट पढ़ेंगे जिस कॉन्टेक्स्ट में ये पोइम लिखी गई है, फिर हम लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद देखेंगे इन सब चीज़ों को पढ़ने के बाद में कि क्या पता लगता है कि किस थीम के ऊपर ये पोइम लिखी गई थी। और सबसे एंड में फिर हम देखेंगे कि इस पोइम के अंदर से किस किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे आपके ईयर के एग्जाम के अंदर में, राइट। तो इन पार्ट्स के अंदर में हम इस पोइम को पूरे को पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो इसका फर्स्ट पार्ट है, जो कि है अबाउट W.H. ऑर्डन। तो सिंपल सी बात है, पोइट के बारे में कुछ इसके अंदर में फैक्ट्स हैं जिसे एक्सप्लेन करने की ऐसे कुछ जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल W.H. ऑर्डन जो थे वो एंग्लो अमेरिकन पोइट थे। एंग्लो अमेरिकन का मतलब क्या होता है? तो अमेरिकन का तो आपको सिंपल सीधा पता लग रहा है कि वो अमेरिका के साथ कोई उनका रिश्ता था। एंग्लो का मतलब क्या होता है? जो भी ब्रिटेन के अंदर में पैदा होता है। जैसे अगर कोई आदमी इंडिया के अंदर पैदा हुआ है और ब्रिटेन के अंदर रह रहा है, तो जैसे कोई आदमी ब्रिटेन के अंदर पैदा हुआ है लेकिन उसका जो मेन ओरिजिन है वो इंडियन है, यानी कि उसके माता पिता या दादा दादी कोई भी ये इंडिया के इंडियन हो, लेकिन वो बच्चा जो है वो इंग्लैंड के अंदर पैदा हुआ हो, तो वो एंग्लो इंडियन हो जाएगा। उसी तरीके से अगर कोई बच्चा इंग्लैंड के अंदर पैदा हुआ है, लेटर ऑन वो अमेरिका के अंदर जाके शिफ्ट हो गया है, तो उसे एंग्लो अमेरिकन बोलेंगे, राइट। तो इस तरीके से होता है, यानी कि जिसका ब्रिटेन के साथ कोई कनेक्शन है, जो ब्रिटेन के अंदर रह रहा हो या जो ब्रिटेन के अंदर पैदा हुआ हो, उसको हम एंग्लो बोलेंगे, और जो जिस कंट्री में उसके बाद वो चला गया हो तो उस कंट्री के साथ उसको जोड़ देते हैं, तो एंग्लो अमेरिकन हो जाता है, राइट। तो W.H. ऑर्डन जो थे वो एक एंग्लो अमेरिकन पोइट थे, जो कि इंग्लैंड के अंदर जिनका जन्म हुआ था, लेकिन बाद में वो फिर उन्होंने अमेरिकन सिटीजनशिप ले ली थी, यानी कि वो अमेरिका के सिटीजन बन गए थे। अब ये जो W.H. ऑर्डन है, उन्हें 20th सेंचुरी के वन ऑफ द बेस्ट पोइट के अंदर माना जाता है। अब 20th सेंचुरी का टाइम पीरियड अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड है, क्योंकि याद करो 20th सेंचुरी यानी कि 1900 से लेकर के 1999 तक का टाइम पीरियड। अब अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हो या आपको थोड़ी बहुत पता है, तो आपको पता होगा कि इसी टाइम पीरियड में, ये जो 100 साल का टाइम पीरियड था, उसी टाइम पीरियड के अंदर में 2 वर्ल्ड वॉर हुए थे। 1915 से 1919 के बीच में पहला, और 1939 से 1945 के बीच में दूसरा। तो 2 वर्ल्ड वॉर हुए थे, राइट। तो इनको 20th सेंचुरी का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर में से माना जाता है। तीसरा फैक्ट इनके बारे में है कि इन्हें 1947 के अंदर में अपनी एक क्रिएशन, एक पोइम के लिए पुलिट्जर प्राइज मिला था पोइट्री का। पुलिट्जर प्राइज बेसिकली क्या होता है ना, जो भी ये राइटर्स होते हैं तो इनके फील्ड का वो ऑस्कर अवार्ड के बराबर होता है। तो इनको पुलिट्जर प्राइज, सबसे हाईएस्ट जो प्राइज होता है वो होता है पुलिट्जर प्राइज बेसिकली। तो इनको 20th सेंचुरी में 1947 के अंदर में इनकी एक पोइम जिसका नाम था द एज ऑफ एंजाइटी, इसके लिए इनको पुलिट्जर प्राइज मिला था, ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट इनके लिए क्या है कि W.H. ऑर्डन को मॉडर्न पोइट बोलते हैं। मॉडर्न पोइट यानी कि ये जो 20th सेंचुरी के जो पोइट हैं उनको मॉडर्न पोइट। अब बस इतना ध्यान रखो इनके बारे में कि जो भी पोइट 20th सेंचुरी के आए हैं उनको मॉडर्न पोइट बोलते हैं, राइट। अब आगे इनके बारे में क्या फैक्ट है कि ऑर्डन ने ये जो पोइम है द अननोन सिटीजन, उसे 1939 के अंदर में लिखा था, जब ये इंग्लैंड से यूएस के अंदर में गए थे, ठीक है। इसी टाइम पे मतलब नए ही यूएस के अंदर गए थे, और इस टाइम के ऊपर ही 1939 के अंदर इन्होंने ये पोइम लिखी थी। ये पोइम 1939 में ही फर्स्ट टाइम पब्लिश हुई थी
एक मैगजीन है द न्यूयॉर्कर, उसके अंदर में, और उसके बाद फिर ऑर्डन ने इसे अपनी एक बुक के अंदर में दोबारा से छापा था, उसके अंदर में बुक के अंदर कंपाइल किया था, जिस बुक का नाम था अनदर टाइम। तो ये कुछ W.H. ऑर्डन के बारे में इंफॉर्मेशन थी जिसको आपको ध्यान रखना है। मैं फिर से कहूंगा कि आपकी बुक के अंदर जो इनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, आप चाहे उसको प्रेफर करो चाहे इसको प्रेफर करो, इतना कोई फर्क पड़ेगा नहीं। जो भी आपको आसान लगे, जहां से भी आपको आसान लगे, वहां से अबाउट द ऑथर उठा लो, क्योंकि बात एक ही है, आपको ऑथर के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अच्छा, अब यहां पे मैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। बेसिकली क्यों हमें ऑथर के बारे में पढ़ना जरूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी एग्जाम्पल लो, आप एक सोसाइटी के अंदर में बड़े हुए हो, आपकी एक अपनी पर्सनैलिटी है, आपके साथ कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं जो हो सकता है किसी दूसरे के साथ ना हुई हो, आपने कुछ ऐसी चीजें फील की हैं, हो सकता है जो दूसरों ने ना की हो। तो जो चीजें हमारे साथ होती है, जिन चीजों को हम देखते हैं, सुनते हैं, जिन चीजों के बीच में, जिस माहौल में हम रहते हैं, तो हम जो कुछ भी करते हैं उसके अंदर हमारी जो पर्सनैलिटी का ये हिस्सा है वो रिफ्लेक्ट होता है। तो इसलिए कभी भी हमें ऑथर के बारे में पता होना चाहिए। अगर हमको ऑथर के बारे में पता है, उसके बैकग्राउंड के बारे में पता है, तो इसका मतलब हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उसकी जो भी क्रिएशन होगी उसके अंदर क्या चीज होगी। फॉर एग्जांपल, कोई आदमी है, उसके साथ बचपन में बहुत बुरा हुआ, उसने बाल मजदूरी की है, तो उसकी जो क्रिएशंस होगी, उस क्रिएशन के अंदर हमेशा आपको ये चीज मिलेगी कि उस आदमी की क्रिएशन के अंदर हमेशा आपको ये चीज देखने को मिलेगी कि वो कभी भी जो बच्चे होंगे उनके फेवर में वो बात करेगा, या फिर जो उनके वेलफेयर के लिए होगा, या जो उनका दर्द होगा, बच्चों का दर्द, ठीक है, जो गरीब बच्चे हैं उनका दर्द होगा, उसे रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, बस इतनी चीज आप समझ के चलिए। इसलिए हमको अबाउट द ऑथर पढ़ना बहुत जरूरी होता है। तो अभी तक हमने W.H. ऑर्डन के बारे में फटाफट देख लिया। अब आगे शुरुआत करते हैं, जिसमें हमको पढ़ना है बैकग्राउंड ऑफ द पोइम, या फिर हम इसे कहें कि कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पोइम। कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या होता है कि जब भी आप कोई चीज करते हो तो उसके पीछे कोई एक कारण होता है। ठीक है, आप ऐसे ही काम कोई आदमी कर दे तो उसको फिर पागल बोला जाता है, राइट, है ना। तो आप कोई भी काम करते हो तो उसके पीछे कुछ कारण होते हैं जिनके कारण आप काम करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये अभी वीडियो देख रहे हो तो हो सकता है कि आपका कल को टेस्ट हो या फिर आपका एग्जाम हो कोई, तो इन कारणों से, इस कॉन्टेक्स्ट में आप ये वीडियो देख रहे हो, राइट। तो हर चीज को होने के लिए किसी एक कारण की जरूरत होती है, और उसी कारण को कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं या उसका बैकग्राउंड बोलते हैं। तो इस पूरी पोइम का जो अननोन सिटीजन है, जो कि W.H. ऑर्डन ने लिखी है पोइम, इसका बैकग्राउंड क्या है। मान लो कि एक क्लासरूम है, उस क्लासरूम के अंदर एक बच्चा है, जिस बच्चे को जो भी टीचर है वो बोलता है कि ये जो बच्चा है वो क्लास का सबसे अच्छा बच्चा है, ये क्लास का सबसे आइडियल स्टूडेंट है। तो आपको क्या लगता है कि टीचर उसे क्यों बोल रहा है कि क्लास का वो आइडियल स्टूडेंट है? और ऐसा हो सकता है कि टीचर जिस बच्चे को बोल रहा हो कि ये क्लास का आइडियल स्टूडेंट है, उसे आप सब या बाकी क्लास या मेजॉरिटी ऑफ द क्लास या क्लास के कुछ बच्चे ही बोलते हो कि ये आइडियल स्टूडेंट नहीं है, ये टीचर का चमचा है ना। ऐसा होता है। तो इसका मतलब क्या है कि आपके लिए वो बच्चा आइडियल स्टूडेंट नहीं है, लेकिन टीचर के लिए वो बच्चा आइडियल स्टूडेंट है। क्यों? क्योंकि टीचर जैसा जैसा बोलता है वो बच्चा वैसा वैसा करता है। एक रीजन तो ये भी है ना, क्योंकि जरूरी नहीं होता हमेशा कि जो बच्चा पढ़ने में इंटेलिजेंट हो वही बच्चा टीचर का फेवरेट हो, है ना। तो ऐसा हो सकता है कि टीचर जो जो बातें कहता है वो बच्चा वो सारे काम करता है, तो इसलिए टीचर कहता है कि ये बच्चा क्लास का सबसे आइडियल स्टूडेंट है या मेरा सबसे फेवरेट स्टूडेंट है। तो बेसिकली इसमें क्या हो रहा है कि टीचर्स जो हैं वो उनके थॉट को, उनकी आइडियोलॉजी को, ठीक है, उनके बिहेवियर को जो कोई भी कंफर्म कर रहा है, जिसके साथ भी उनकी आइडियोलॉजी या उनके थॉट मैच करते हैं, या फिर हम ये कहें कि वो बच्चा जो अपने मन की ना सुन के टीचर्स जो बोल रहे हैं उसको सुन के बस उसे ही करता जाता है, उसे ही फॉलो करता रहता है, तो उसे बोलते हैं कि ये टीचर का फेवरेट स्टूडेंट है। तो ऐसा ही किसी अगर एक स्टेट के अंदर हम एग्जांपल ले ले, सेम इसे ही हम स्टेट के ऊपर लेके जाते हैं। अब आपकी क्लासरूम की जगह पे एक स्टेट है, उस स्टेट के अंदर में बहुत सारे लोग हैं, उस स्टेट की एक सरकार है। जैसे क्लासरूम में आपके लिए टीचर है, वैसे ही उस स्टेट के अंदर में एक गवर्नमेंट है। तो अब जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की एक आइडियोलॉजी होती है, आप सबको पता होगा। बहुत आसान भाषा में कहें तो गवर्नमेंट की अपनी एक थिंकिंग होती है, ठीक है। गवर्नमेंट चाहती है कि जो भी लोग हैं वो
थिंकिंग को फॉलो करें। फॉर एग्जाम्पल अभी इंडिया के अंदर में बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो बीजेपी की गवर्नमेंट अगर चाहती है कि हम CAA लेकर आए, अगर बीजेपी की गवर्नमेंट चाहती है कि हम फार्म बिल इंप्लीमेंट करें, तो जो लोग तो ये मान रहे हैं वो लोग उस गवर्नमेंट के हिसाब से अच्छे लोग हैं, और जो नहीं मान रहे हैं वो उस गवर्नमेंट के हिसाब से अच्छे लोग नहीं हैं, उतने अच्छे लोग नहीं हैं जितने ये लोग हैं, राइट। तो क्या होगा कि ये तो हम बात कर रहे हैं डेमोक्रेटिक कंट्री में, डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में, जहां पे लोगों की चुनी गई सरकार है, ठीक है। अब तो वापस फिर हम उसी एग्जांपल पे जाते हैं। तो किसी भी एक देश की एक गवर्नमेंट है, तो वो गवर्नमेंट की कुछ आइडियोलॉजी है, कुछ थिंकिंग है उनकी, तो जो लोग तो उनके थिंकिंग के हिसाब से चलते हैं, तो क्या गवर्नमेंट उन्हें उस देश का आइडियल सिटीजन नहीं बोलेगी? बोलेगी ना। तो यही चीज है, इस चीज को बस अपने दिमाग में रखना कि इस पूरी पोएम को जब हम समझेंगे तो हम ये दिमाग में रखेंगे कि यहां पर एक आइडियल सिटीजन की बात हो रही है, और ये आइडियल सिटीजन किसके हिसाब से? गवर्नमेंट के हिसाब से। ये गवर्नमेंट की पर्सपेक्टिव से, गवर्नमेंट की निगाह से ये एक आइडियल सिटीजन है, राइट। तो ये यहां पे आप लेके चलो, ठीक है। अब आते हैं हम कॉन्टेक्स्ट के ऊपर। तो बेसिकली क्या है कि जैसे कि आपको पता है कि W.H. ऑर्डन 20th सेंचुरी के पोइट हैं। 20th सेंचुरी यानी कि जो 1900 से लेकर 1999 का जो टाइम पीरियड है, जो ये जो 100 साल हैं, जो 99 ईयर्स या 100 ईयर्स हैं, इस टाइम पीरियड का। अब तो मैंने आपको पहले क्या बताया था कि इन्हीं 100 सालों के अंदर में 2 वर्ल्ड वॉर हुए थे। एक 1915 से 1919 का हुआ था, और दूसरा हुआ था 1939 से 1945 का। अब तीसरी चीज यहां पे और लिंक करना कि ऑर्डन जो थे वो 1939 के अंदर ही, यानी कि जिस साल लड़ाई शुरू हुई थी, वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ था, उसी साल वो अमेरिका गए थे, और उसी साल उन्होंने ये अननोन सिटीजन की पोएम लिखी थी, ठीक है। तो यहां से हम एक चीज लिंक कर पा रहे हैं कि 1939 के अंदर वर्ल्ड वॉर हुआ था, 1939 के अंदर में ये पोएम लिखी गई थी, यानी कि इस वर्ल्ड वॉर का इंपैक्ट, जो ये वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था, अब ऐसा तो है नहीं कि लड़ाई एकदम से शुरू हो गई होगी, है ना, इसके पीछे भी बहुत सारे सर्कमस्टांसेस क्रिएट हुए होंगे, उसके बाद ये लड़ाई शुरू हुई होगी। क्योंकि आपको पता है वर्ल्ड वॉर के अंदर पूरी दुनिया लगभग 2 हिस्सों के अंदर बट गई थी। एक अलाइड फोर्सेस थी, ठीक है, और एक दूसरी फोर्सेस थी जिनके अंदर ये अपने जिनको हम एक्सेस पावर बोलते हैं। एक्सेस पावर के अंदर बेसिकली जर्मनी, इटली और जापान थे, और इनके अंदर अलाइड फोर्सेस के अंदर में फ्रांस, इंग्लैंड, USA, सोवियत यूनियन जो उस समय का रशिया था, USSR और चाइना, ये बेसिकली 5 कंट्रीज थी। तो 1939 के अंदर में लड़ाई शुरू हुई। 1939 के अंदर में इन्होंने पोइम लिखी, यानी कि इस वॉर के शुरू होने का और जो कुछ भी इस वॉर के आसपास चीजें घट रही थी उसका इफेक्ट इनकी राइटिंग के ऊपर होना लाजमी था, राइट। इतनी चीज हमको समझ में आ रही होगी। तो बेसिकली क्या था, इसी टाइम पीरियड के अंदर अब 2 कंट्रीज आपस में लड़ रही हैं। 2 कंट्रीज यानी कि 2 पाले बढ़ चुके हैं दुनिया के। एक साइड में ज्यादातर यही चीज होगा कि सेम इंटरेस्ट वाले लोग हों, यानी कि जिनके सेम फायदे हों वो एक साथ होंगे, राइट। तो अब क्या है कि 2 हिस्सों में दुनिया बट गई, 2 आइडियोलॉजीज हो गई दुनिया की। एक अमेरिका की तरफ से लड़ रहे थे, एक ये चाइना, जापान, इटली और जर्मनी, ये एक थे। तो एक तो ये चीज। अब क्या हुआ, इसी टाइम पीरियड पे आपको पता है कि जर्मनी के अंदर पहली चीज हमको समझ में आ गई कि इसके ऊपर लड़ाई का इफेक्ट होगा। एक सेकंड चीज यहां पे ये है समझने वाली कि उस टाइम के ऊपर जर्मनी के अंदर हमको ये पता है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर था, और हिटलर की हमने बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी कि हिटलर किस तरीके से वो ज्यूज का खात्मा कर रहा था, जो यहूदी थे उनको मार रहा था। हिटलर बेसिकली ये मानता था कि जो आर्यंस हैं या जो जर्मन्स हैं, जो आर्यन ब्रीड है, जर्मन की जो मेन जो जर्मनी के अंदर पैदा हुए हैं, जो मूल निवासी हैं जर्मनी के, वो सुपीरियर रेस है, यानी कि वो लोग सबसे अच्छे हैं, बाकी सारे के सारे खराब हैं। जैसे अंग्रेज जब इंडिया के अंदर आए थे तो अंग्रेज सोचते थे अंग्रेज सबसे सुपीरियर है और इंडियंस या जो ब्लैक लोग हैं वो उनसे इंफीरियर है। तो इसी तरीके से हिटलर समझता था कि जर्मनी के अंदर जो मूल जर्मन निवासी हैं वो सारे तो सुपीरियर ब्रीड हैं, लेकिन जो बाकी जो ज्यूज रहते हैं वहां पे वो लोग बहुत ही जो है वो इंफीरियर ब्रीड के आते हैं और हमको इनको मारना है। अगर हमको जर्मनी को प्रोग्रेस करवाना है तो हमको इनका खात्मा करना है।
ठीक है, पहली चीज वो, दूसरी चीज ये। तो अब खात्मा करना है और दूसरी चीज क्या करनी है कि हमको जर्मनी के अंदर जो असली नस्ल है जर्मनी की, जो वहां के मूल निवासी, जो मूल वहां के जीन्स हैं, जो वहां के मूल नस्ल हैं, उनको बढ़ाना है। तो बेसिकली हिटलर ने ये कुछ पॉलिसी शुरू की कि भाई तुम इतने बच्चे पैदा करो, तुम उतने बच्चे पैदा करो। तो बेसिकली यहां पे हिटलर जो था वो डिसाइड कर रहा था कि लोगों को आइडियली कितने बच्चे पैदा करने चाहिए। और जब हम इस पोइम को पढ़ रहे होंगे तो हमको उस पोइम के अंदर भी इस चीज की एक झलक दिखेगी कि किस तरीके से ऐसे जो कंट्रीज होते हैं वो लोगों को बताते हैं कि भाई इतने बच्चे पैदा करने वाले लोग देश के आइडियल सिटीजन हैं, राइट। ये चीज दिमाग में रखना। तो दो कॉन्टेक्स्ट हमको यहां पे पता चले। तीसरा कॉन्टेक्स्ट कि अमेरिका और रशिया, वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ इस समय पे बेसिकली क्या था ना, आपको पता है कि अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट होगे या सोशियोलॉजी वगैरह के, तो आपको पता होगा कि दो आइडियोलॉजीज हैं, कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट। नहीं भी पता है तो मैं उनको बहुत ही आसान भाषा में आपको बता दूं। कैपिटलिस्ट वो होते हैं जो कहते हैं कि भाई पैसा कमाने दो, ठीक है, जिसके अंदर जितनी ताकत है वो उतना पैसा कमा ले। और सोशलिस्ट क्या बोलते हैं कि भाई हम सरकार हैं, हमारी जिम्मेवारी है कि देश का हर एक जो नागरिक है उसको सारी जरूरतें हम पूरी करवाते रहें, ठीक है। देश के अंदर में अमीरों और गरीबों के बीच का फर्क मिटाना है हमको। तो मतलब ऐसा है कि भाई जिसको जितना काम आता है, जो जिस लायक काम कर सकता है, बढ़ चढ़कर उतना काम करे, लेकिन उसको पैसे कितने मिलेंगे, जितनी उसकी जरूरत है। तो इससे क्या है कि अगर कोई एक गरीब आदमी है जिसको कम काम भी आता है लेकिन उसकी जरूरत ज्यादा है तो उसको ज्यादा पैसे मिल गए, और दूसरा आदमी जिसकी जरूरत कम है लेकिन वो काम ज्यादा अच्छा कर सकता है तो वो अपना काम करे अच्छा देश के लिए, और जितनी उसकी जरूरत है उसको उतने पैसे मिल जाए। तो इन दो आइडियोलॉजीज के अंदर में समाज बटा हुआ था। तो बेसिकली होता क्या था कि जितनी छूट कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी के अंदर लोगों को दी जाती थी उतना ही ज्यादा स्टेट का कंट्रोल होता था जो सोशलिस्ट कंट्री के अंदर लोगों के ऊपर। यानी कि यहां पे स्टेट जो है वो सारी चीजें, जितनी इंडस्ट्रीज होंगी, जितने बैंक्स होंगे, जितने भी तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे, जितनी भी पॉलिसीज होंगी, सारी की सारी चीजें गवर्नमेंट के कंट्रोल में होंगी, ठीक है। लोग बस अपना काम करेंगे, गवर्नमेंट उनकी जरूरत के हिसाब से उनको चीजें प्रोवाइड करवाती रहेगी। तो यहां पे क्या होता था, स्टेट का कंट्रोल आ जाता था लोगों के ऊपर। स्टेट जो है वो लोगों के ऊपर निगरानी रखने लग जाती थी, ठीक है। बस ऐसा समझ लीजिए कि क्या है कि स्टेट एक सीसीटीवी कैमरा है और वो सीसीटीवी कैमरा सबके ऊपर नजर बनाए रखे हुए है कि कौन क्या कर रहा है, ठीक है। तो इससे क्या है कि स्टेट लोगों के ऊपर कंट्रोल बना के रखता था। तो ये तीन कॉन्टेक्स्ट थे उस समय पे बेसिकली, जिनको लेकर के इन्होंने ये पोइम लिखी थी, और ये तीनों ही कॉन्टेक्स्ट हमको अपनी पोइम के अंदर देखने को मिलेंगे। तो ठीक है, एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूं क्या बैकग्राउंड था। पहला बैकग्राउंड था 1939 से 1945 के बीच में जो वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था वो। दूसरा था वर्ल्ड वॉर के टाइम पे एक हिटलर नाम का बंदा था जिस आदमी ने ये जर्मनी सुपीरियर, जर्मन रेस सुपीरियर का नारा देकर के वहां के लोगों को कहा कि भाई तुम ज्यादा से ज्यादा जर्मन लोग पैदा करो, ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करो, और यहूदियों का हमको सफाया करना है, जो ज्यूस है उनका हमको सफाया करना है। और तीसरी जो सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को, जो इनके बीच में एक टक्कर थी कि हम बढ़िया तो हम बढ़िया, ये वाला काम। तो ये तीन आइडियोलॉजीज थी, जिन आइडियोलॉजीज, ये तीन बेसिकली कॉन्टेक्स्ट या तीन बेसिकली बैकग्राउंड्स थे जिनके बेसिस के ऊपर ये पोइम लिखी गई, या जिसको काउंटर करते हुए या जिसकी तरफ इशारा करते हुए ये पोइम लिखी गई, या जिसके कारण उनके मन में ये बात आई कि मुझे कुछ ऐसा लिखना चाहिए। क्योंकि पोइट्री के अंदर बेसिकली ये होता है, जो आपके मन में आया आप वो लिखते हो, राइट। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि इसका बैकग्राउंड क्या था। तो इस पोइम का नाम है द अननोन सिटीजन। अब इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट टर्म है, अननोन और सिटीजन, राइट। तो सिटीजन हमको पता है क्या होता है। सिटीजन का मतलब क्या होता है, जो भी किसी एक देश का परमानेंट नागरिक होता है उसको हम बोलते हैं सिटीजन। जैसे मैं, आप, हम सब लोग इस देश के सिटीजन हैं, इस देश के नागरिक हैं। दूसरा टर्म है अननोन। अब एक चीज मैं आपको पूछूंगा कि हम कौन हैं, क्या इसके बारे में किसी को नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल, क्या मेरा नाम गवर्नमेंट को नहीं पता, या क्या आपका नाम गवर्नमेंट को नहीं पता, है ना। हम सबके नाम आधार कार्ड के ऊपर होते हैं, बैंक के जो पासबुक होते हैं उसके ऊपर होते हैं, राशन कार्ड के ऊपर होते हैं, अलग अलग डॉक्यूमेंट्स के ऊपर होते हैं। इसका मतलब कि हमारे एक आइडेंटिटी है जो कि हमारे नाम के साथ जुड़ी हुई है, और वो नाम दूसरों को पता है, या वो अगर चाहे तो पता कर सकते हैं।
लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि लोगों को हमारा नाम ही ना पता हो, लोग चाहकर भी हमारा नाम ही ना पता कर सके, ठीक है, हमारी कोई और आइडेंटिटी होगी भले ही, हमारे हो सकता है कि जैसे मेरा नाम XYZ है, उसके जगह पे वो मेरे को दे दे नंबर, एक नंबर 1423 कुछ भी ऐसा नंबर दे दे, ठीक है, तो अब तो मेरा नाम गया। अब अगर किसी को मेरे बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी भी तो उसे एक नंबर मिलेगा और उस नंबर से वो मुझे इमेजिन नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहाँ पे अननोन जब हम पढ़ेंगे इसको तो हमको यही पता चलेगा, यहाँ पे उन सिटीजन्स की बात हो रही है जिनकी अपनी कोई आइडेंटिटी ही नहीं है, और इसीलिए यहाँ पे अननोन का यूज किया गया है। आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ पे कि वाई द पोइट हैज चोजन द नेम अननोन और इज द टाइटल इज एप्रोप्रिएट, ठीक है। तो एक जगह पे लिख लो कि अगर आपको पता करना हो कि ये जो टाइटल है वो अप्रोप्रिएट है या नहीं है, तो आप इस पोइम को जब मैं समझा रहा हूँ वहां पे छोटे छोटे पॉइंट्स लिख लेना जिससे आपको पता चल जाए, राइट। तो यही है इस पोइम के अंदर कि हमको इस अननोन टर्म को देखना है कि किस तरीके से हम कह रहे हैं कि वो जो सिटीजन है वो अननोन है, या वहां पे जो लोग सिटीजन रह रहे हैं वो अननोन है, उनकी कोई आइडेंटिटी ही नहीं है, कोई उनको पहचानता ही नहीं है, राइट। अननोन का मतलब यही हुआ ना, जिसको कोई ना पहचानता हो। तो हम इस पोइम के थ्रू यही देखेंगे कि ऐसी कंट्रीज जिनके अंदर गवर्नमेंट कंट्रोल करती है सब चीजों को, उन कंट्रीज के अंदर में सिटीजन्स की अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं होती है। उन सिटीजन्स के वहां पे वो सिटीजन बस गवर्नमेंट के लिए एक औजार की तरह होते हैं, ठीक है, जिनका वो इस्तेमाल करती है, जिनको वो अपने हिसाब से चलाती है, जिनकी अपनी खुद आइडेंटिटी नहीं होती।